महा डिबेट में बात आज के मुद्दे की। मध्य प्रदेश में मोहन मंत्रिमंडल में बदलाव को लेकर फिर एक बार चर्चा तेज है। दरअसल पिछले दिनों प्रदेश के मुख्यमंत्री, प्रदेश के अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल समेत कुछ कैबिनेट मंत्री दिल्ली पहुंचे थे, जहां केंद्रीय मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात उन्होंने की थी। इसके बाद से कयास ये लगाए जा रहे हैं कि मोहन मंत्रिमंडल में बदलाव हो सकता है। साथ ही सियासी गलियारों में चर्चा इस बात की भी है कि मंत्रिमंडल से कुछ पुराने चेहरों को बाहर किया जा सकता है और उनकी जगह पर नए चेहरों को मौका मिल सकता है। बताया जा रहा है कि विवादों में रहने वाले मंत्रियों का मोहन मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता उन्हें दिखाया जा सकता है। अब कौन बाहर होगा, कौन रहेगा, आज इसी पर महा डिबेट में चर्चा होगी। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल में बदलाव को लेकर सियासी गलियारों में एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई है। इस चर्चा की एक और वजह भी है। पिछले दिनों सीएम डॉक्टर मोहन यादव समेत कैबिनेट मंत्रियों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। उधर सीएम और प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से भी मुलाकात की, जिसके बाद ये चर्चा और गहरा गई है। इस चर्चा के साथ ही एक और चर्चा है और वो है मोहन मंत्रिमंडल से कई बड़े चेहरे बाहर हो सकते हैं। दरअसल बीते दिनों प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात के बाद इन चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया है। सूत्रों की माने तो कुछ पुराने चेहरों को बाहर कर मोहन मंत्रिमंडल में नए चेहरों को मौका मिल सकता है। तो चलिए सबसे पहले आपको मोहन मंत्रिमंडल की मौजूदा स्थिति क्या है वो बताते हैं। मोहन मंत्रिमंडल में अभी सीएम, 2 डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ल हैं। इसी के साथ 18 कैबिनेट मंत्री हैं, 6 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 4 राज्य मंत्री हैं। अभी मोहन मंत्री परिषद में कुल 31 मंत्री हैं, जबकि अधिकतम 35 मंत्री हो सकते हैं, यानी अभी भी करीब 4 मंत्रियों के पद खाली हैं। अब ऐसे में कुछ पुराने चेहरों को बाहर कर कुछ नए चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है, या फिर ये भी हो सकता है। उधर मोहन मंत्रिमंडल में बदलाव को लेकर मध्य प्रदेश में सियासत गर्मा गई है। मंत्रिमंडल विस्तार आदरणीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के क्षेत्राधिकार में है। जब ऐसी कोई संभावना बनेगी तो निश्चित तौर पर आपको, हमको और कांग्रेस को सबको दिखाई देगी। कई ऐसे मंत्रियों को भी हटाया जाना चाहिए जिन्हें यही नहीं पता है कि उनका डिपार्टमेंट क्या है और उनके विभाग के काम क्या है, वो केवल मंत्री हैं। मोहन मंत्रिमंडल में होने वाले बदलाव पर सियासी गलियारों में बयानों का शोर जारी है। देखना होगा कि कौन बाहर होता है और किस किस को मौका मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल सुगबुगाहट की चर्चा पहले भी हुई थी, लेकिन वो चर्चा ही रही और एक बार फिर से अब शोर है। कहा यह जा रहा है कि नवरात्रि के आसपास ये हो सकता है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले नजर आज के सवालों पर। सवाल नंबर 1, क्या कुछ मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है? सवाल नंबर 2, नए चेहरों में किस किस की एंट्री होगी? सवाल नंबर 3, बदलाव के समीकरण में कौन फिट बैठेगा? खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ चर्चा में शामिल है। राकेश सिंह चौधरी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, शरद जोशी, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं, मंजरी जैन, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की, धनंजय प्रताप सिंह, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं, सत्यप्रकाश शर्मा, राजनीतिक विश्लेषक कनेक्ट है। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मंजरी जैन जी, आपके पास आते हुए सीधे, क्योंकि पहले भी बहुत चर्चाएं चली कि मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है, कुछ पुराने चेहरों को की छुट्टी हो सकती है, नए चेहरों को मौका मिल सकता है, लेकिन कहां पर किस तरीके से एडजस्ट करने की प्लानिंग में है भारतीय जनता पार्टी? सबसे पहले पूजा जी एक बात स्पष्ट कर दूं कि किसी को एडजस्ट नहीं किया जा सकता और ना ही किया जाता है संगठन के अंदर। संगठन के अंदर जिम्मेदारी दी जाती, दायित्व दिए जाते हैं, ना कि किसी को पद से सुशोभित किया जाता है या किसी को सेटिस्फाई किया जाता है। तो ये शब्द तो भारतीय जनता पार्टी में है ही नहीं। दूसरी बात, जो कयास लगाए जा रहे हैं, तो कयास के आधार पर या मीडिया के आधार पर तो संगठन काम नहीं करता, ना सरकार काम करती है। लेकिन अगर इस तरीके की बात है भी तो समय समय पर सरकार के कामों की समीक्षा होती है, संगठन की समीक्षा होती है। अगर लगता है कि क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी है कि विकास करना, जनता की सेवा करना और सरकार की जो है वो मजबूती भी बनी रहे और सरकार जो है वो जनहित के कार्य करे और उसको बढ़ाने के लिए यदि किसी तरीके से फेरबदल होता भी है तो वो सिर्फ इसलिए ही हो सकता है कि जनता की सेवा के लिए और विकास के लिए। बाकी और इसका कोई ऐसा अर्थ निकालना है कि किसी को पद देकर सुशोभित करना है, किसी को संतुष्ट करना है, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है।
रही बात संगठन, लेकिन मंजरी जी ये तो होगा ही ना कि किसी का कद घटेगा या फिर किसी का कद बढ़ेगा, क्योंकि अगर किसी को निकाला जाएगा तो निश्चित तौर पर मैसेज तो यही जाएगा कि किसी और का कद बढ़ाया गया है या किसी का कद घटाया गया है, क्योंकि ये तो क्लियर हो जाएगा ना। ऐसा तो नहीं है कि मैं आपसे फिर वही पूजा जी, मैंने पहली लाइन में ये स्पष्ट कर दिया था कि यहाँ पद और प्रतिष्ठा के लिए कोई काम नहीं करता है, सबको जिम्मेदारी दी जाती है, और जिम्मेदारी हम किस मिशन के लिए काम कर रहे हैं, हम देश के लिए काम कर रहे हैं, प्रदेश के लिए काम कर रहे हैं, हम जनसेवा के लिए काम कर रहे हैं। तो ना तो इसमें किसी का पद घटता है और ना बढ़ता है, जवाबदारियां बदलती रहती हैं, उसके लिए किसी को कोई ऐसा मन में मलाल नहीं होता कि मेरा कद घट गया और जनता ये सोचे कि उनका कद घट गया। जिसको जो जवाबदारी दी जाती है उसको वो पूरे निष्ठा के साथ निर्वहन करता है। राकेश सिंह चौधरी जी, जिम्मेदारी होती है। ठीक है मैम। राकेश जी। जी भाई, ये संवैधानिक प्रक्रिया है। संविधान में ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री जी का होता है, लेकिन जैसा ये बहन जी कह रही हैं कि ये तो सेवा है, ये सब है, तो ये मैं नहीं समझ पा रहा हूं। संविधान को दरकिनार कर दिल्ली जाके, दिल्ली में हाजिरी लगा के, चाहे मुख्यमंत्री हो तो पर्ची से बनेंगे, दिल्ली से पर्ची आएगी। एक शिवराज सिंह जी हमारे मुख्यमंत्री हुआ करते थे, चुनाव हुआ तो बाद में उनको वहां भेज दिया गया, तो उन्होंने भोपाल में देखा कि उनकी कहीं फोटो ही नहीं है, तो श्रीमान ने अपने मुख से ये कहा, शिवराज सिंह जी ने, अरे ये तो वैसे हो गया जैसे किसी के सिर चले गए और सिर से सींग चले गए। ये भारतीय जनता पार्टी में लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है। सेवा भाव है, मानता हूं कि मंत्रिमंडल सेवा का कार्य है, लेकिन इनका रहना ना रहना ये इनके नेतृत्व के ऊपर निर्भर करता है। मुख्यमंत्री का कोई इसमें अधिकार नहीं बचा है अब संवैधानिक। जहां तक बात करें हम, ये होली का वातावरण है। अगर ऐसे देखा जाए तो इस मंत्रिमंडल में कई चेहरे ऐसे हैं जो स्याह काले हो गए हैं, चाहे विजय शाह जैसे लोग हों जिन्हें अदालतें बोल रही हैं और कान में जू तक नहीं रेंग रही है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, और बिल्कुल सर नीचा करके उनको रखे हुए हैं। ऐसे कई लोग हैं। अगर इस तरीके से छांटेंगे तो मंत्रिमंडल में सदस्य वास्तव में 12 इनको नए बनाने पड़ेंगे, अगर 12 हटाने पड़ेंगे। नहीं, लेकिन राकेश जी वो तो कह रहे हैं ना कि हम जो भी सदस्यों को चुना जाएगा, जिन्हें भी अगर जगह मिलती है, जो भी होता है, जो भी बदलाव होता है, तो वो उसके पीछे मंशा यही होगी कि जनता का फायदा हो। संगठन में हम सेवा भाव से काम करते हैं, वो तो ये पैरामीटर दे रहे हैं। तो ये जो अभी लोग थे, इन्होंने ज्यादा जनता की सेवा कर दी है, जिनको हटाने की बात चल रही है क्या? इन्होंने न्यायालय जिनके ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं, जिन पे भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, जिस पे बदजुबानी के आरोप लग रहे हैं, जिन लोगों पर, जिन पे इंक्वायरीज हैं, इनको हटा के जनता की सेवा और अच्छी होगी। ठीक है, ठीक राकेश जी, मैं लौटती हूँ आपके पास। सत्यप्रकाश शर्मा जी, जो मंजरी जी की तरफ से बातें कही जा रही हैं कि सेवा भाव के लिए हम काम करते हैं, किसी को कोई आपत्ति नहीं होती, कहने सुनने में ये बातें बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत अनुशासनात्मक बातें लगती हैं, लेकिन क्या वाकई जमीनी स्तर पर सिचुएशन यही है, या फिर जो कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में गुजरात फॉर्मूला लागू हो सकता है कि जो वरिष्ठ विधायक हैं उन्हें मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है? कुछ ऐसा आपको समझ में आता है, और क्यों हो सकता है ये? देखिए, मंजरी जी बीजेपी की स्पोक्स पर्सन है, इसलिए वो पार्टी लाइन पर बोलेंगे, लेकिन मेरा ये मानना है कि मंत्रिमंडल का जो फेरबदल होता है आज के दौर में या हमेशा से ही, जब आजाद भारत के पास सेवा पार्टी में हो सकती है, लेकिन रूल का अपना डेकोरम होता है, और डेकोरम में संवैधानिक अगर परिस्थिति देखें तो ये प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को ये खुद अधिकार होता है कि वो अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करें जी। लेकिन चूंकि कांग्रेस को एक बड़ा मौका है कि सीनियरिटी को बाइकआउट करते हुए अगर सीएम बनाते हैं तो उसमें ये भी देखना चाहिए कि कहीं ना कहीं नई लीडरशिप को भारतीय जनता पार्टी मौका देने में एक आगे जा रही है। लेकिन जब भी कैबिनेट रिसफल या एक्सपेंशन होता है, उसके पीछे कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण जो कारक होते हैं, पार्टी में विद इन द पार्टी बैलेंसिंग करना, रीजनल इक्वेशंस को बैलेंस करना, कास्ट इक्वेशंस को बैलेंस करना। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ राजनीतिक परिस्थितियां इतनी मजबूरी पैदा कर देती हैं कि किन्हीं लोगों को बाहर करना या किन्हीं लोगों को अंदर करना
उस समय मुख्यमंत्री या पार्टी लीडरशिप की मजबूरी हो जाती है। हालांकि केवल अभी दो चीजें हैं जिसके आधार पर आज आपने डिबेट रखा है और मेरे पैनलिस्ट साथी भी उस पर बात बोल रहे हैं। एक तो दिल्ली में मुख्यमंत्री मोहन यादव का अमित शाह से मिलना जी, ठीक कुछ घंटों बाद दो बड़े भारतीय जनता पार्टी के चेहरे कैलाश विजयवर्गीय या प्रहलाद पटेल और साथ में बाद में बीडी शर्मा का भी उनसे मिलना, और इसके बाद का जो घटनाक्रम घटा उसके एक या डेढ़ दो दिन बाद ट्यूसडे को जब मंडे को हुआ के बाद मंडे को जब बड़वानी में कैबिनेट हुआ उसमें वही दो मंत्री हाँ, का अनुपस्थित कैबिनेट होना, में शामिल ना होना कहीं ना कहीं आपके लिए डिबेट करने का मौका दे दिया। बिल्कुल। तो मैं इन दो घटनाक्रमों को ही लेकर आज आप कयास लगा रहे हैं और यहां हम सब लोग डिबेट कर रहे हैं। लेकिन मेरा ये जो मानना है कि कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल में फेरबदल तभी होता है जब कहीं ना कहीं किसी चीज की कमी महसूस की जा रही हो जी, चाहे तो जो लोग हैं उनके द्वारा सरकार का इंप्रेशन पब्लिक डोमेन में सही नहीं जा रहा हो, एक कारण। दूसरा कारण कि जो कैबिनेट से बाहर हैं कहीं ना कहीं किसी प्रेशर के कारण या पॉलिटिकल प्रेशर के कारण या सेंट्रल लीडरशिप के प्रेशर के कारण उनको अंदर लाना हो। ठीक सर। धनंजय प्रताप सिंह जी, आपके पास आते हुए, क्या अब क्योंकि 2028 में फिर से चुनाव होने हैं, उससे पहले जो सामाजिक और क्षेत्रीय समीकरण हैं वो किस तरीके से और मजबूत किए जा सकते हैं जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा? क्या ये फैक्टर्स भी आपको लगता है कि ध्यान में रखे जाएंगे या इनको भी दरकिनार करते हुए, जैसा कि सत्यप्रकाश शर्मा जी कह रहे हैं कि कभी पार्टी के भीतर ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि उनके हिसाब से आपको बदलाव करना होता है, वो ऊपर रहेगा? देखिए पूजा जी, मंत्रिमंडल का विस्तार तो होना है, ये बात तय है, लेकिन कब होना है ये तय नहीं, और कब होगा ये तय करेगा केंद्रीय नेतृत्व दिल्ली से। लेकिन मैं आपको बता दूं, अभी मंत्रिमंडल विस्तार से पहले बहुत सारी चीजें हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति नहीं बनी, अभी एल्डरमैन से लेकर के निगम मंडल में राजनीतिक नियुक्तियां नहीं हुई है, अभी मोर्चे से लेकर के बाकी भाजपा के जो प्रकोष्ठ हैं उनमें टीम बनाई जा रही है। तो अभी हम देखें कि सरकार में संगठनात्मक नियुक्तियां और सरकार में मंत्री दर्जा वाली नियुक्तियां दोनों लंबे समय से पेंडिंग है। फिर राष्ट्रीय स्तर पर आप देखो तो नितिन नवीन की टीम नहीं बनी है, वहां पे भी राष्ट्रीय पदाधिकारियों की टीम बनना है। हालांकि मध्य प्रदेश में मोहन सरकार को 2.25 साल हो गए हैं, निश्चित तौर पे 2 साल 2.25 साल का पीरियड पर्याप्त होता है एक बार मंत्रिमंडल सफल करने के लिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसमें अभी और जब तक ये पूरे पॉलिटिकल इक्वेशंस कंप्लीट नहीं हो जाते तो उसके बाद ही मंत्रिमंडल विस्तार होगा। और हम सब जानते हैं कि अब मंत्रिमंडल विस्तार उसमें किसको लेना है, किसको हटाना है, किसको क्या करना है जी, ये तो सब दिल्ली से ही तय होना है। लेकिन शरद जोशी जी देखिए, तो मुख्यमंत्री का एकाधिकार होता है ना कि आप किसको मंत्रिमंडल में जगह देना चाहते हैं, किसको हटाना चाहते हैं। तो कांग्रेस यही सवाल उठा रही है कि सब दिल्ली से तय होगा। मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता जरूर है, पर क्या सही में ऐसा होता है कि मुख्यमंत्री अपनी इच्छा के अनुसार मंत्रिमंडल का गठन कर सके? आज जहां जिले के जितने प्रभारी मंत्री उनका अगर देखा जाए तो किस प्रकार वो काम कर रहे हैं, जैसा भी उन्होंने बताया कि एल्डरमैन नहीं बने, जिलों में कमेटियां खाली पड़ी हुई है, कई पीढ़ियां निकल जाएगी अगर इस प्रकार इंतजार करते रहेंगे। सीनियर लोगों को संगठन में लेना चाहिए और ऊर्जावान लोगों को मुख्य मंत्रिमंडल में शामिल किया जाना चाहिए। अभी आधे से ऊपर ऐसे मंत्री हैं जो ऊर्जावान नहीं है और न निर्णय लेने की उनमें क्षमता है, न उनमें अनुभव है। केवल एक ही चेहरा दिखता है, वो मुख्यमंत्री जी का दिखता है, चाहे वह भोपाल में हो चाहे अन्य जिलों में। इसलिए ऐसे लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाना चाहिए जो एज फैक्टर न देखते हैं, ऊर्जावान हो। केवल एज फैक्टर का भारतीय जनता पार्टी देखती है सत्ता और संगठन में, तो यह अन्याय है युवा पीढ़ी के साथ भी और बुजुर्ग पीढ़ी के साथ भी। इसलिए ऊर्जावान देखना चाहिए और ऐसे लोगों को मंत्रिमंडल में लिया जाना चाहिए जिनका विधानसभा में विधायक के रूप में भी अच्छी भूमिका रही, अच्छा उनका कार्य रहा हो। ऐसे लोगों को मौका देना चाहिए। केवल चेहरे देख के मंत्री बनाना ये भी ठीक नहीं है, और चेहरा देख के संगठन में उनको पद देना ये भी ठीक नहीं है। सत्ता और संगठन में कई पद ऐसा खाली पड़े, 4 मंत्री वर्षों से खाली पड़े पद रिक्त पड़े हुए हैं जब से डॉक्टर मोहन यादव बने हैं। तो क्या 4 मंत्री जब नियुक्ति नहीं कर पाए लोग, तो कब
सारे मंत्रिमंडल का सही तरीके से विस्तार होगा और ऊर्जावान मंत्री को जो काम करने की क्षमता रखते हैं, आज चारों तरफ अधिकारी वर्ग हावी हैं, कार्यकर्ताओं में नाराजगी है, केवल अनुशासन के डंडे के कारण कार्यकर्ता नहीं बोल पा रहे हैं। ऊर्जावान कार्यकर्ता और कार्य करने की जिन लोगों में ललक उनको घर बिठा दिया गया है और जो सत्ता के केंद्र में चापलूसी करते हैं उन लोगों को मौका दिया गया है। यदि सर्वे किया जाए तो आपको अंदाज लग जाएगा कि देश में, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ सत्ता के रूप में और संगठन के रूप में बढ़ रहा है या घट रहा है। ठीक है, गंभीर सवाल और गंभीर आरोप लगा रहे हैं शरद जोशी जी। मंजरी जैन जी, जवाब दीजिए इनका कि जो ऊर्जावान चेहरे हैं, 4 पद खाली पड़े हैं, उनसे उनको भरिए। ये नहीं कि चेहरा देख करके आप सिर्फ मंत्रिमंडल में जगह दे दें। और ये चर्चा और भी तेज तब हो जाती है, जैसा कि अभी हम डिस्कस भी कर रहे थे, कि प्रहलाद पटेल और कैलाश विजयवर्गीय, जो अमित शाह से उनकी मुलाकात होती है, लेकिन कैबिनेट की मीटिंग होती है तो यही 2 बड़े चेहरे, महत्वपूर्ण चेहरे नदारद होते हैं, वहां पर उपस्थित नहीं होते हैं। देखिए, ऐसा है पूजा जी, और जितने भी अभी कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय और माननीय वरिष्ठ हमारे राजनीतिक विश्लेषक जी ने जितने भी सवाल उठाए हैं, तो और आपके सवाल का भी मैं जवाब दे देती हूँ कि चाहे प्रहलाद पटेल जी हो, वो हमारे बहुत ही सीनियर लीडर है, मंत्री हैं, कैलाश विजयवर्गीय जी हो और मुख्यमंत्री जी तो है ही। अगर ये लोग वरिष्ठ नेताओं से मिलते हैं तो उसका किसी भी तरीके से कयास लगाना अपने मन से मैं समझती हूँ ठीक नहीं है, क्योंकि समय समय पर लोगों की चर्चाएं होती है, वरिष्ठ लोग मिलते हैं, बैठते हैं, किस तरीके से काम करना है, रणनीतिक चर्चाएं होती हैं। तो ये सब चीजों को इससे जोड़ना मैं समझती हूँ ठीक नहीं है। समय समय पर नियुक्तियां भी होती हैं और लगातार चल ही रही है। और ये एक जो हमारे वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक महोदय हैं, उन्होंने जो कहा कि ऊर्जावान लोगों को घर पर बैठा दिए, तो मुझे लगता है ये कांग्रेस की संस्कृति में ज्यादा है, भारतीय जनता पार्टी में तो नहीं है। और जो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे कि पर्ची से हो जाता है, तो ये इनके यहाँ चलता है। एक परिवार से ही राजनीति शुरू होती है और उन्हीं की चौखट से शुरू होती है, उन्हीं की चौखट पर खत्म होती है। ये भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। ये हम सब देख रहे हैं कि हमारे यहाँ तो छोटे से छोटा कार्यकर्ता प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बन जाता है, लेकिन इनके ये बात आपकी ठीक है आगे ये निकल ही नहीं कई पाए बार बड़े ऐसे सरप्राइजिंग चेहरे आप लोग मंजरी जी लेकर आते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन मुझे बताइए कि कुछ तो आप भी चेहरे ऐसे मानते होंगे जो नॉन परफॉर्मिंग है, जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। क्या मंत्रिमंडल से उन चेहरों को हटाया जाएगा, ऐसा कुछ है या नहीं है? पूजा जी, किसी की भी कार्य क्षमता पर हम यहाँ टीवी डिबेट में बैठकर तो कम से कम नहीं, मैंने किसी का नाम नहीं लिया ना मंजरी जी। मैं पूछ रही हूँ कि ऐसे नेता, ऐसा कोई तो होगा ना जो आपको लग रहा है कि काम नहीं कर पा रहे। समय समय पर समीक्षाएं भी होती हैं, आकलन भी होता है, काम को भी देखा जाता है, कौन किस तरीके से अच्छा काम कर रहा है, क्या काम अच्छा कर सकता है, उस हिसाब से उनके दायित्वों का निर्धारण होता है। अगर लगता है कि हाँ कोई बंदा इस जगह और अच्छा काम कर सकता है तो वो दायित्व दिया जाता है। हम किसी को कम या ज्यादा नहीं आंक सकते। ये कांग्रेस की संस्कृति है कि वहां पर चापलूसी से जो है उनको पद मिलते हैं और वो पद के लिए काम करते हैं। या भारतीय जनता पार्टी में हम मिशन मोड पर रहकर मिशन के लिए काम करते हैं, और वो मिशन मोदी जी बार बार बता चुके कि हमारी 4 जातियां, हम 4 जातियों के लिए काम करते हैं, उनके सशक्तिकरण के लिए काम करते हैं, महिला, युवा, किसान और गरीब। दूसरा हमारा जो मिशन है वो राष्ट्र के लिए है। राष्ट्र को लगातार कैसे हम मजबूत कर सकते हैं, कैसे आत्मनिर्भर बना सकते हैं, परम वैभव पर पहुंचा सकते हैं। तो उसके लिए एक एक कार्यकर्ता जो है पूरी कर्तव्य निष्ठता के साथ, कर्तव्य परायणता के साथ लगातार। लेकिन मंजरी जी, फिर वही सवाल उठता है ना कि अगर सब कुछ सही चल ही रहा है, अगर आप किसी को आंक ही नहीं सकते, आपको लगता है सब बेहतर काम कर रहे हैं, तो फिर बदलाव की जरूरत ही क्यों पड़ेगी? फिर तो जो जैसे चल रहा है वो चल रहा है। मैंने आपको ये जवाब भी दिया कि कौन कहाँ कितना अच्छा काम कर सकता है, किस क्षेत्र में। आपकी योग्यता अलग है, मेरी योग्यता अलग है, शरद जी की योग्यता अलग है, सबकी योग्यता अलग है। अब जो जिस योग्यता के अनुसार ज्यादा अच्छा काम वहां कर सकता है, उसको वहां का जिम्मेदारी दी जाती है। ठीक है, के लिए उसका पद छोटा या बड़ा नहीं किया। ठीक है, राकेश जी से जवाब ले लेती हूँ, एक फिर जाती हूँ अगले मेहमान के पास। राकेश जी बताइए, जो जहां पर अपनी जिम्मेदारी बेहतर तरीके से निभा पाएगा उसको वहां पर फिट किया जाएगा, वहां पर उसको जिम्मेदारी दी जाएगी। ये उनका अंदरूनी मामला है और वो अपने पार्टी की तरफ से जो कह रही हैं वो उनकी वस्तुस्थिति होगी। लेकिन मैं अपने तजुर्बे के अनुसार ये कह रहा हूं कि ये मंत्रिमंडल की जो नाव है ये बहुत ही अनबैलेंस्ड है, इसका कोई बैलेंस नहीं है।
जो टीचर होना चाहिए प्राइमरी का मोहन यादव, उसको बना दिया है प्रिंसिपल मुख्यमंत्री, और जो मुख्यमंत्री होना चाहिए वो बेचारे प्राइमरी स्कूल के टीचर बने हुए। तो विसंगति तो राजनीतिक कद के अनुसार अगर देखी जाए मेरी नजर में ये तो बहुत बड़ी है कांग्रेस मंत्रिमंडल। पार्टी थोड़ी ना करेगी। नहीं करेंगे, ना ही आप डिसाइड करेंगे, ना इस तरीके से आप मैं सिद्धांत की बात कर रहा हूँ, मैं नहीं डिसाइड कर रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ संविधान को अगर देखोगे तो मुख्यमंत्री विधायक दल से चुना जाना चाहिए। संविधान को अगर देखोगे तो ये मुख्यमंत्री का प्रिविलेज है, कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। जब मुख्यमंत्री ही पर्ची से बन रहा है, संवैधानिक तरीके से नहीं बन रहा है, तो मंत्रिमंडल में सामंजस्य कैसे रहेगा। जितने वरिष्ठ लोग हैं वो उनके अंतर्गत मंत्री बना दिए गए हैं। जो एक कल का व्यक्ति था जिसका बहुत एक्सपीरियंस नहीं था, उसको मुख्यमंत्री बना दिया है। सत्य प्रकाश शर्मा जी से एक रिएक्शन में इसको लेना चाहूंगी। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में नियम बनाई। सीनियर वर्सेस जूनियर का ये कोई बैलेंस इम्बैलेंस नजर आता है कि कुछ ऐसा है जो सही तरीके से फिट नहीं बैठता, जबकि इसमें मुझे लगता है कि ये तो पार्टी का अपना अधिकार है ना, किसे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाया जाता है, किसे कौन सा मंत्री पद दिया जाता है। जनता ने तो सरकार चुन ली। मुख्यमंत्री का अधिकार पार्टी का नहीं है, यह अधिकार संविधान में है और विधायक दल का है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मैं यही बात बोल रही हूँ ना कि जनता ने तो सरकार चुन ली ना, उसके बाद किसे मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, किसे आगे मंत्री परिषद में शामिल किया जाएगा, किसको किस योग्यता के आधार पर कौन सा विभाग दिया जाएगा, ये तो पार्टी तय करेगी ना। सत्य प्रकाश शर्मा जी। चौधरी राकेश सिंह जी बहुत सीनियर लीडर हैं और वो खुद भी मंत्री रहे हैं कांग्रेस की सरकार में, तो उनको इस चीज का ज्ञान तो है। लेकिन मैं एक चीज यहां स्पष्ट कर देना चाहता हूं, चाहे दिग्विजय सिंह जी का रिजीम रहा हो, उमा भारती जी का रहा हो, बाबूलाल गौर का रहा हो, शिवराज सिंह चौहान का रहा हो, या आज डॉक्टर मोहन यादव का हो, मैं केवल 20-22 साल पुरानी बात कर रहा हूं, या इवन कमलनाथ जी का रहा हो, क्या मुख्यमंत्री ने कांग्रेस बीजेपी दोनों को पैरेलल करते देखें आप? अपनी इच्छानुसार जितने भी कैबिनेट के मेंबर्स हैं उनका इंडक्शन अपनी इच्छा से किया। अगर किया होता तो कांग्रेस में आपको याद होगा ज्योतिरादित्य सिंधिया के ग्रुप से कितने सारे लोग लिए थे। क्या वो कांग्रेस का डिसीजन था? फर्स्ट टाइमर भी थे, दिग्विजय सिंह के लोग भी थे, कमलनाथ के लोग भी थे। तो मेरा कहने का तात्पर्य, चाहे शिवराज जी के समय का भी देख ले, शिवराज जी के समय में भी आप देख सकते हैं कि उनके समय में भी जितने मंत्री थे क्या सब उनकी इच्छा के अनुसार थे? तो ये तो किसी भी पार्टी की लीडरशिप या सेंट्रल लीडरशिप तय करती है कि कौन लीडर ऑफ हाउस होगा, यानी लीडर ऑफ रूलिंग पार्टी होगा। बिल्कुल ठीक। हालांकि वही सत्य प्रकाश जी वही बात है कि अभी पहले भी चर्चाएं खूब हुई मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर, अभी भी चर्चाएं खूब हो रही हैं। नवरात्रि के आसपास कहा भी जा रहा है विस्तार हो जाएगा, लेकिन ना तो कोई चेहरों का अभी तक जिक्र किया गया, ना किसी फॉर्मूले का कि किस पैटर्न पर होगा, कुछ अभी तक ऐसा सामने नहीं आया है। हम सिर्फ चर्चा कर सकते हैं। मेरे पास चर्चा का समय इतना ही था। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ महाडिबेट में इतना ही। छोटे से ब्रेक का समय, देखते रहिए न्यूज़ 18।